स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव चल रहा है और इस बीच पहले निकाय का फैसला भी हो गया है। ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर नगर पंचायत में बीजेपी ने बिना वोटिंग के ही जीत दर्ज कर ली है। यहां पर बीजेपी की मंजीत कौर ने नामांकन किया था और उनके अलावा जिसने भी नामांकन किया था उनके पर्चे चेकिंग के बाद निरस्त हो गए हैं। लिहाजा यहां बीजेपी प्रत्याशी ही एकमात्र उम्मीदवार बची हैं और बीजेपी की दिनेशपुर में निर्विरोध जीत हुई है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया है। बड़ी खबर, दिनेशपुर में अकेली प्रत्याशी बची हैं कौन। निकाय के रण में देखिए कौन आमने सामने है। हरिद्वार का रण हो, श्रीनगर का आशा उपाध्याय वर्सेस कौन है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोटद्वार से भी दिखा रहे हैं आपको और अल्मोड़ा का भी जंग साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दिनेशपुर नगर पंचायत में बीजेपी की जीत। निकाय चुनाव में बीजेपी की पहली जीत हो गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की मंजीत कौर की जीत हो गई है। अन्य सभी उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया है। निकाय चुनाव में बीजेपी की ये पहली जीत बताई जा रही है। दिनेशपुर नगर पंचायत में बीजेपी जीत गई है। मंजीत कौर जीत गई हैं। बीजेपी से बिना वोटिंग के ही मंजीत को जीत दर्ज हो चुकी है। अन्य सभी उम्मीदवारों का पत्ता साफ हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिनेशपुर नगर पंचायत में बीजेपी की बड़ी जीत। उत्तराखंड निकाय चुनाव में नामांकन के बाद पार्टियों को बगावत थमने का उनका नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी में हो रही बगावत को थामने के लिए बड़ी प्लानिंग की जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में आज चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश लेवल पर चुनाव मैनेजमेंट के लिए 14 कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। इसमें 45 सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही नाराज हुए नेताओं को मनाने के लिए महा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगले 36 घंटे में बीजेपी 25 ऐसे का टारगेट कर रही है जहां पर बागी मैदान में है और पार्टी की कोशिश है ऐसे लोगों को वक्त रहते मनाया जाए और नाम वापसी कराई जाए। और हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ में एक पारिवारिक भाव से व्यवहार भी करते हैं। उनके साथ में हमारे संबंध भी एक परिवार जैसे हैं। तो हमारे माननीय विधायकगण हैं, माननीय सांसद हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 तारीख तक जो नाम वापसी की तिथि है उस तक सभी जितने अनधिकृत प्रत्याशी नामांकन किए वो अपना नाम वापस लेंगे। देहरादून नगर निगम दफ्तर में बीजेपी विधायक उमेश काऊ ने अपने कई समर्थकों के साथ पहुंचकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों को एनओसी दिए जाने पर विधायक नाराज हो गए। बीजेपी विधायक ने इस एनओसी के मामले से इनकार कर दिया है। देखिए, वैसे तो पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है, धारा 144 लगी हुई है। बिना आज्ञा के आप 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। माननीय विधायक उमेश शर्मा काऊ जी यहाँ अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आए और यहाँ पे नारेबाजी की कि आपने इनको एनओसी कैसे जारी कर दी गई है। लोकतंत्र में ये स्थिति हो रही है कि नामांकन तक खारिज करने के लिए फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं, फर्जी बातें हो रही हैं। आपसी मामला है विभाग का, कुछ नहीं। अरे कोई एनओसी नहीं, वो अलग चीज है, ये बोलने के लिए नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस में निकाय चुनाव के टिकट बांटने के साथ ही बड़ा बवाल भी शुरू हो गया है। पार्टी के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ने तक की बात कह दी है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कह दिया है कि टिकटों का बंटवारा दिल्ली से हुआ है, उनके साथ कोई धोखा नहीं हुआ। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में कांग्रेस का टिकट आखिरी वक्त तक अटका रहा। एक तरफ तो विधायक मयूख महर ने विद्रोह की मशाल उठा ली है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के बड़े नेता संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी छोड़ने तक का ऐलान कर दिया है। मथुरा दत्त जोशी अपनी पत्नी को मेयर का टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो अब बगावत की राह पर है। पूरी पार्टी नेतृत्व ने धोखे में रखा। मैंने पूरी पार्टी की लीडरशिप के सामने कहा। यशपाल आर्य जी के घर में मीटिंग चल रही थी, उसमें प्रभारी भी थे, यशपाल आर्य जी भी थे, पीतम सिंह जी भी थे, गोदियाल जी भी थे, हरीश रावत जी भी थे। उनके सामने मैंने कहा था, भाई मैं दावेदार हूं,
आप एक टिकट मुझे दे दीजिए, मुझे आपने एमएलए नहीं, क्यों मेरा टिकट काट रहे हैं बार बार। अगला कदम अभी बातचीत करूंगा, परिवार में बातचीत हो रही है, अभी अपने इष्ट मित्रों से बातचीत हो रही है। और क्योंकि दुख इस बात का है कि 48 साल जिस पार्टी को सींचा है, जिसमें काम किया है, अगर इस पार्टी को त्यागने से पहले बहुत सी पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा। मथुरा दत्त जोशी के दावों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बड़ा खुलासा किया है। महारा का कहना है कि पिथौरागढ़ सीट के लिए जो 3 नामों का पैनल दिल्ली भेजा गया था, वो खुद मथुरा दत्त जोशी ने ही बनाया था। और इतना ही नहीं, इसमें सबसे ऊपर उनकी पत्नी का ही नाम था, लेकिन उसके बाद का फैसला दिल्ली हाई कमान से लिया गया, लिहाजा इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। देखिए, मुझे नहीं लगता धोखा दिया गया, क्योंकि उन्होंने पत्र हमने नहीं बनाया, पत्र उन्हीं के द्वारा माध्यम से बनाया गया। उसमें जो लिखा गया है वो अभी मैं क्योंकि सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन वरीयता उन्होंने अपनी पत्नी को दी थी उसमें। और अब पार्टी हर चीज पे तय करती है। दिल्ली वालों ने कौन डीसीसी रहा, किसने कार्यक्रम किए, और अंजू को जो एज मिली वो इस बात पे मिली कि उसने 2019 में जब कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था पिथौरागढ़ से, उस समय अंजू लुंठी पार्टी की तरफ से आदरणीय प्रकाश पंत जी की पत्नी के खिलाफ मैदान में उतरी थी और केवल 2400 वोट से उस चुनाव को हारी थी। तो बहुत चीजें देखी जाती हैं। और जब विधायक जी किसी और का समर्थन कर रहे हो, उसके बाद भी अगर पार्टी ने हाईकमान ने डिसीजन किया है तो कुछ सोच समझ के क्या होगा। जोशी जी को उस डिसीजन के संग ज्यादा चाहिए, मेरा मानना है। भारतीय जनता पार्टी में हर अच्छे व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो लगातार प्रदेश का विकास के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं, उससे प्रभावित होकर अगर कोई हमारे दल में आता है, हम उसका स्वागत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एमडी जोशी का पार्टी में स्वागत करने के लिए तैयार है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी में पूरे राज्य में कई जगहों पर बगावत है, लेकिन इतने बड़े पद पर मौजूद नेता का इस तरह से बागी होना और निकाय चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ने की धमकी देना बड़े सवाल खड़े करता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ मेयर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बागियों की बगावत लगातार बढ़ रही है। हालात ये हैं कि अब बागी खुलेआम पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतरे नजर आ रहे हैं। बागियों की बगावत ने दोनों ही दलों की राह मुसीबत भरी कर दी है। पहली बार निगम बने पिथौरागढ़ में मुख्य दलों की बगावत सियासी चर्चाओं का केंद्र बन गया है। मेयर सीट पर काबिज होने के लिए राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार तो मैदान में हैं ही, लेकिन मुकाबले को रोचक बागियों ने बना दिया है। नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र रावत की पत्नी सीमा रावत ने जहां बगावत का आगाज करते हुए निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान किया है, वहीं सीमा अब बीजेपी उम्मीदवार पर पूरी तरह हमलावर भी हो रही हैं। सीमा का आरोप है कि पार्टी ने ऐसी महिला को टिकट दिया है जिसका पार्टी में योगदान नहीं के बराबर है। यही नहीं, पार्टी के इस फैसले से समर्पित कार्यकर्ता पूरी तरह निराश हैं। एक ऐसी महिला को उम्मीदवार बनाया गया जिन्होंने एक बार भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में न कदम रखा, न भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में आई, न धरने में उनको किसी ने देखा। आज आप किसी से भी पूछ लीजिए कार्यकर्ता से, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमने इस महिला को नहीं देखा है। पिथौरागढ़ की मेयर बनने के लिए दर्जन भर महिलाओं ने पर्चा भरा है, जिसमें 4 बीजेपी की बागी हैं, जबकि कांग्रेस से 2 बागियों ने पर्चा दाखिल किया है। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल नेताओं ने खड़ी की है। प्रदेश उपाध्यक्ष एमडी जोशी पत्नी को टिकट नहीं मिलने पर भड़के हैं, तो वहीं स्थानीय विधायक मयूख मेहर ने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार डाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उम्मीदवार अंजू लुंठी जी हैं, वो माननीय विधायक मयूख मेहर जी के घर भी गई हैं और जो हमारी रिसेन मेहर की पत्नी है उनके घर भी गई हैं, और भावना नगर कोटी जो हमारी महिला अध्यक्ष है उनके घर भी गई हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियां बागियों को मनाने में जुटी हैं। अब ये देखना है कि कौन सा दल कितने बागियों की बगावत को थाम पाता है। नाम वापसी के बाद भी अगर बगावत का आलम ये ही रहा तो तय है कि चुनावी नतीजे किसी भी करवट बैठ सकते हैं, जिसमें बड़ा रोल इन बागियों का ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में मेयर का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने जहां गजराज सिंह बिष्ट को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने ललित जोशी को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन नामांकन के अंतिम क्षणों में समाजवादी पार्टी की ओर से शोएब अहमद के नामांकन की हलचल बढ़ गई है। शोएब का मुस्लिम मतदाताओं में अच्छा होल्ड माना जाता है। साल 2018 के निकाय चुनावों में वो अपना दम दिखा चुके हैं। ऐसे में हल्द्वानी का सियासी गणित और मजेदार हो गया है। मुस्लिम मतदाताओं को लेकर कांग्रेस में बेचैनी बढ़ गई है। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी का सियासी गणित लगातार मजेदार होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी की एंट्री ने शहर की इस सियासत को साल 2013 और 2018 में लाकर खड़ा कर दिया है, जब समाजवादी पार्टी ने अपना ऐसा दम दिखाया था कि बीजेपी और कांग्रेस भी हैरान रह गए थे। नगर निकाय के चुनावी शोर के बीच हल्द्वानी में कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में समीकरण तेजी से करवट बदल रहे हैं। साल 2013 में मेयर के मुकाबले में अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कांग्रेस को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया था, तो साल 2018 में शोएब अहमद ने करीब 10,000 वोट लाकर अपनी मजबूत मौजूदगी दिखाई थी। अब्दुल मतीन सिद्दीकी और शोएब अहमद अब सपा के मंच पर एक साथ हैं और साल 2025 में नई इबारत लिखने का दावा कर रहे हैं। देखिए, आज ये वक्त की ज़रूरत थी। जो हालात शहर के हो गए थे, जो यहाँ की जनता बुरी तरह परेशान है, तो ये बात तय थी कि लोग हमारी लड़ाई का फ़ायदा उठा रहे थे। तो आज हमने उन सारी चीज़ों को आपस में भुलाते हुए, लड़ाई तो कहीं नहीं थी, राजनीतिक लड़ाई सब लोगों में होती है जहाँ चार बर्तन होते खटकते हैं। तो आज हम लोगों ने इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, साथ में बैठ के हमने वार्ता की है कि आज इन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है और आने वाले चुनाव में हम इनके साथ में जाएंगे। कम से कम आज मेयर से एक अपनी भूमिका बनाएंगे। जो 2013 में मतीन भाई कुछ वोटों से, चंद वोटों से रह गए थे, तो वो जो कमी है वो पूरी करेंगे इस बार हम लोग। और ये चुनाव सिर्फ एक छोटा चुनाव नहीं होता, बहुत बड़ा चुनाव होता है मेयर का। तो कोशिश ये करेंगे हर जगह तक पहुँचे। जाहिर है मुस्लिम मतदाताओं के गढ़ से उन्हीं के नेता का खड़ा होना कांग्रेस को चिंता में डालने वाला है, क्योंकि कोई विकल्प न होने की स्थिति में इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलना तय था। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस को भरोसा है कि मुसलमानों का वोट उन्हें ही मिलेगा। उसके लिए रणनीति बनेगी, आप उसमें तय करेंगे, आप उनको समझाएंगे। और ऐसा नहीं कि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस से बाहर जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं है। वो ललित जोशी के पक्ष में वोट देंगे। दरअसल हल्द्वानी के गौजा जाली, लाइन नंबर, नई बस्ती, गफूर बस्ती, रेलवे लाइन, राजपुरा और ढोलक बस्ती इलाके के 15 वार्ड में 40,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन पिछले साल हुई बनभूलपुरा हिंसा के दौरान मुस्लिम लीडरशिप कमजोर होने की बात सामने आई, जिसके बाद मुस्लिम समाज अपने किसी नेता को मजबूत करने के बारे में सोचने लगा है, जिससे हल्द्वानी का सियासी समीकरण बदलना तय है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा नगर निगम बनने के बाद पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है और बीजेपी से 2 लोगों ने बागी होकर नामांकन किया है, तो कांग्रेस से भी 2 बागी पर्चा दाखिल करते नजर आए। दोनों पार्टियों के नेता अब अपने बागियों को मनाने में जुटे हैं। 26,000 वोटर्स वाली अल्मोड़ा नगर निगम में मेयर के लिए 6 नामांकन हुए हैं। बीजेपी से बागी होकर पूर्व सैनिक और एक अन्य दावेदार ने नामांकन पत्र भरा है। ऐसे में बागियों को मनाने में बीजेपी जुटी हुई है, लेकिन बागी किसी भी कीमत में नहीं मानने की बात कर रहे हैं। मेरे को 2 बार, एक बार पूर्व में 2012 में जब मेरा ये चुनाव हो रहा था, तो उस समय इनके द्वारा मेरे को लास्ट टाइम में 2:30 बजे तक कहा गया तुम्हारा टिकट पक्का हो गया, टिकट पक्का हो गया, और 4 बजे मेरे को जब न्यूज़ चलती है तो उसमें मेरा नाम गायब हो जाता है। वो एक कैसे लोगों को टिकट देने की प्रथा बना दी। कांग्रेस भी बागियों के संकट से जूझ रही है। यहाँ कांग्रेस के 2 बागियों ने मेयर का पर्चा भरा है। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जल्द बागियों को मनाना है। सभी कार्यकर्ता हमारे हैं, हम प्रयास करेंगे कि हम सभी कार्यकर्ताओं को मनाकर, क्योंकि हम लोग अपने व्यक्तिगत राजनीति करने वाले लोग नहीं है, हम लोग एक समाज के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए सब लोग समाज के लिए, अपने देश के लिए आगे आएंगे, अपने अल्मोड़ा के लिए आगे आएंगे। जो पार्टी के खिलाफ अभी जिन्होंने नामांकन किया है, उन लोगों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है और मुझे लगता है कि हमें उसमें सफलता मिलेगी। और क्योंकि कई लोग भाजपा के लोग जो है उनको उकसाने का काम कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस की वोटें कटे, तो उनके प्रयास को विफल करेंगे और अपने जो साथी हमारे कांग्रेस को उनको मनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मेयर के लिए बागी उम्मीदवारों की बाढ़ दोनों पार्टियों की चुनावी राह बिगाड़ सकती है। अब देखना यह है कि बीजेपी कांग्रेस का हाईकमान कैसे बागियों को मनाकर अपनी चुनावी वैतरणी पार लगाता है।
न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। नगर निगम में भले ही नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई हो, लेकिन अब नगर निगम के चुनावों में सरकार के जारी आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त दिख रहा है। हाईकोर्ट ने नियमावली और आरक्षण पर सवाल उठाते हुए सरकार को नोटिस जारी किया और शॉर्ट काउंटर दाखिल करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने सरकार को कहा कि 8 जनवरी से पहले जवाब दाखिल करने हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसमें नए साल को लेकर जश्न मनाने के लिए पहाड़ आ रहे पर्यटकों को लेकर बात हुई। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक को लेकर खास ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए साल के दौरान ट्रैफिक जैम और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक प्लान लागू किया जाए। ट्रैफिक को लेकर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती करने के लिए भी सीएम ने अफसरों को कहा है। वहीं सीएम धामी ने शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी प्रदेशवासियों को साल 2025 की शुभकामनाएं देते नजर आए। मुख्यमंत्री ने सभी को सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड गठन के 25वें साल को हम देवभूमि रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे। सीएम ने कहा, इस नए साल को विकास कार्यों के लिए बड़ा साल बनाकर रहेंगे। नए साल का जश्न मनाने के लिए रुद्रप्रयाग के चोपता में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हालात यह है कि होम स्टे, टेंट और हट्स की बुकिंग फुल हो चुकी है और अब सैलानी बस नए साल का इंतजार कर रहे हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर चोपता की खूबसूरत वादियों ने इन दिनों बर्फ की चादर ओढ़ रखी है। नए साल से पहले हुई बर्फबारी से पर्यटकों की भी बाँछें खिलाई हैं, तो भारी भीड़ देखकर स्थानीय व्यापारियों के भी चेहरे खिले हैं। कई पर्यटकों को बर्फबारी देखने को भी मिली, तो कुछ बर्फबारी के बाद पहुँचे। यहाँ बड़ी संख्या में नए साल का जश्न मनाने पहुँच रहे हैं। चोपता को पक्षियों का भी स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे में पक्षी प्रेमियों के लिए चोपता आकर्षण का केंद्र बना है। दूसरी ओर यहाँ के बुग्यालों ने बर्फ की मोटी चादर ओढ़ ली है, जिससे दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की घाटियाँ नजर आ रही हैं। और हमारी इच्छा यही थी कि हम स्नो देख पाए और उनके लिए वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्लेजेंट, मतलब आ सके वैसा भी वेदर है, एकदम ठंड भी नहीं है और स्नो भी मिल गया है, तो ऑल इन वन हो गया है हमारा। चोपता से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर पैदल ट्रैक से तृतीय केदार टुंगनाथ धाम पहुंचा जाता है। कई पर्यटक बर्फबारी के बीच टुंगनाथ धाम तक पैदल ट्रैक कर रहे हैं। न्यू ईयर का जश्न मनाने यहाँ पहुँचे पर्यटक चारों ओर बर्फ देखकर काफी खुश नजर आए। पर्यटकों को यहाँ सुकून के पल और मन की शांति का एहसास हो रहा है। चोपता की खूबसूरत वादियों में आकर सैलानियों को धरती में स्वर्ग महसूस हो रहा है। आके तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। वैसे भी मैं पहली बार नहीं है, मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पे, लेकिन तुंगनाथ का जश्न पहले भी नहीं हुआ है, अभी भी मैं जा नहीं पाई हूँ। फिर ठीक है, यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बर्फबारी की खेली, अच्छा लग रहा है। सबको यहाँ पे बर्फ फेंका, हम लोग टुंगनाथ के भी तरफ गए पर गिरने लगे, तो अब वापस आ गए हम लोग। मौका नए साल के जश्न का हो और बर्फ की वादियां हो, तो वैसे ही मजा अपने आप में दोगुना हो जाता है। और फिर चोपता की हसीन वादियां नए साल के जश्न पर 4 चांद लगा रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद सांगरी घाटी पर्यटकों से गुलजार है। बड़ी संख्या में न्यू ईयर मनाने के लिए केदारकांठा ट्रैक पर पर्यटक पहुंचे हुए हैं। पूरी घाटी पर्यटकों से गुलजार है। इस ट्रैक में पड़ने वाली एक झील भी पूरी तरह जमी हुई है। वहीं 31 के जश्न को यादगार बनाने के लिए दूसरे राज्यों से लोग केदारकांठा ट्रैक आए हैं। और उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर बर्फबारी के बाद लगातार फिसलन के भी हालात बने हुए हैं। सुक्की से गंगोत्री तक कई जगह फिसलन का खतरा बना है। बीआरओ की टीम हाईवे को सही करने में लगी है।
ताकि फिसलन से पर्यटकों को बचाया जा सके। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में पर्यटक हर्षिल घाटी पहुंच रहे हैं, लेकिन सुबह शाम के पाले की वजह से फिसलन के हालात हैं। और रुड़की के सिविल लाइन इलाके में एक घर में नशे की हालत में चोरी करने गए 2 चोरों को महंगा पड़ गया चोरी करना। चोरी करने गया चोर नशे की वजह से बेड पर ही लेट गया। इतने में मकान मालिक आ गया और चोर को मौके पर ही दबोच लिया, जबकि एक चोर फरार हो गया। मकान मालिक मयंक गोयल अपने परिवार के साथ 28 दिसंबर को चंदौसी गए थे। जब 30 सितंबर को वापस लौटे, घर का दरवाज़ा खुला देखा तो उनके होश उड़ गए। जैसे ही अंदर गए तो एक चोर बेहोशी की हालत में पड़ा था, जिसे उन्होंने दबोच लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। नए साल का जश्न मनाने के लिए सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की भीड़। सुबह से ही यहां लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी। ऋषिकेश में नए साल का जश्न मनाने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नए साल के दौरान विकासनगर वन विभाग ने आरक्षित वन क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। जश्न के दौरान जंगल में हुड़दंग की भी कई घटनाएं होती हैं। रुद्रप्रयाग पुलिस नए साल को देखते हुए शराब पीने वाले वाहन चालकों पर नकेल कस रही है। जगह जगह वाहनों की चेकिंग की जा रही है। रुड़की में पुलिस ने नशे के खिलाफ जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। इसमें एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को शपथ भी दिलाई। कोटद्वार मेयर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ दिया है। मेयर सीट के लिए 3 पूर्व सैनिक भी मैदान में हैं। रामनगर में बीजेपी से बागी हुए नरेंद्र शर्मा ने अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ कर दिया। उन्होंने कहा वो शहर के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। निकाय चुनाव में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल। हाईकोर्ट ने 6 जनवरी तक सरकार से जवाब मांगा कि किस आधार पर आरक्षण दिया गया है। पिथौरागढ़ में जल निगम की जमीन पर कब्जे के विरोध में राज्य आंदोलनकारी गोविंद मेहर ने धरना दिया। आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। चंपावत में डीएम नवनीत पांडे ने खेल महाकुंभ की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर ये रैली निकाली जा रही है। नए साल से पौड़ी में स्वास्थ्य सेवाएं बदलने जा रही हैं। पौड़ी जिला अस्पताल के साथ पाबो, कलजी खाल और बीनो खाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पीपीपी मोड से हटाकर सरकार अपने अधीन लेने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अब कितनी बदलेंगी, ये सवाल जनता को परेशान कर रहा है। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए जनता लंबे समय से मांग कर रही थी। पीपीपी मोड में चल रहे जिला अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सरकार नए साल से अस्पताल को अपने अधीन ले रही है। लेकिन अब कितने डॉक्टर जिले में अस्पतालों में मिलेंगे, ये भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। करने के लिए तो अभी 3 की तो तैनाती हो चुकी है। वो लोग 2-4 दिन में ज्वाइन कर लेंगे। एक रेडियोलॉजिस्ट आएंगे, एक बाल रोग विशेषज्ञ पीडियाट्रिशियन और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो अभी तो इतनी ही नियुक्ति हो पाई है। बाकी प्रक्रिया जो है राज्य स्तर पे अभी चल रही है। अब पूरा स्टाफ देने वाला है पौड़ी के लिए और निश्चित रूप से यहाँ पर सरकारी डॉक्टर कई लोगों के जो है आवेदन उन्होंने लोगों को आदेशित किया है यहाँ पौड़ी के लिए और स्टाफ नर्स की वैकेंसियां पहले भर चुकी थी। साल 2024 आज खत्म हो जाएगा। पिछले साल उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में बड़ा हादसा हो गया था, जहां टनल के अंदर भूस्खलन होने से 41 मजदूर अंदर फंस गए थे। वहीं 17वें दिन मजदूरों को टनल के अंदर से सकुशल बाहर निकाला गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए धामी सरकार की जमकर तारीफ भी हुई थी। टनल का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। नए साल में काम पूरा होने की उम्मीद है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।